हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 3 दिल्ली सल्तनत। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंसोलिडेशन अंडर द तुगलक्स एंड खलजीज। तो ये जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, आफ्टर दैट वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट ऑफ चीफिशियंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। किस तरीके से जो उस टाइम पीरियड्स में जो सुल्तान होते थे, जो या फिर जो लोकल चीफिशियंस होते थे, वो किस तरीके से रहते थे कि सुल्तान्स को, उन चीफिशियंस को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। जो सुल्तान की जो फोर्सेस होती थी कुड नॉट पेनिट्रेट, क्यों नहीं कर सकती थी, इनके एरिया में इतना इजी कंट्रोल करना क्यों नहीं होता था। इवन बुटुटा हैं जो कि क्रॉनिकलर हैं, उन्होंने बताया है कि 14th सेंचुरी में ट्रैवल फ्रॉम मोरक्को, ये एक अफ्रीका की कंट्री है, वहाँ से ये आए थे 14th सेंचुरी में एज अ ट्रैवलर थे। एक्सप्लेन द चिफिशियंस सम टाइम, तो इन्होंने समथिंग उनके बारे में कुछ बताने की कोशिश करी है। Chieftains sometime fortified themselves in mountains in rocky, uneven and rugged places as well as in bamboo groves. वो अपने आप को एक फोर्टिफाइड कर लेते थे माउंटेन्स में या रॉकी अनइवन एरिया, उबड़ खाबड़ जो एरिया होता है वहाँ पे रहते थे, या फिर बैम्बू ग्रुप्स में जो बड़े बड़े बांस होते हैं, उनके जो ग्रीन कलर के ये प्लांटेशन होती है और बहुत ज़्यादा क्लोज और बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं ये, तो वहाँ पे रहते थे जहाँ पे पेनिट्रेट करना नॉट अ पॉसिबल। इन इंडिया द बैम्बू इज़ नॉट होलो, इंडिया के अंदर जो बैम्बूज़ हैं वो होलो नहीं है कि उनके बीच में आपको कहीं स्पेस दिखे, बहुत पास पास होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। एंड इट्स सेवरल पार्ट are so intertwined that the even fire cannot affect them, and they are on the whole every strong. That means जो भी इसके अंदर इंटरवाइन मीन्स कि आप उसके अंदर क्या नहीं कर सकते हो, अंदर नहीं जा सकते हो। एंड कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टू सेपरेट करना, या दे बिकम वेरी क्लोजली, वो इतने पास होते हैं कि उनके अंदर नहीं जा सकते हैं आप। एंड इवन फायर भी उस पर इफ़ेक्ट नहीं कर पाती है इन पे, और ये बहुत ही ज़्यादा, अगर सब कुछ कहें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। चिफिशियन लिव इन दीज फॉरेस्ट विच सर्व दैम एज रैमफर्ट इनसाइड विच आर देयर कैटल्स एंड देयर क्रॉप्स। ये जो उन्होंने अपना रैमफर्ट बनाया है, लाइक एक फोर्ट बनाया है, जिसे कह सकते हैं हाई थिक वॉल मेड ऑफ स्टोन और अर्थ, यानी जो वहाँ पे वो रहते थे फॉरेस्ट के अंदर, तो चीफिशियन अपना ऐसे रहते थे जैसे कि मानो एक वॉल बनी हो स्ट्रॉन्ग थिक वॉल की चारों तरफ से, एंड उसके अंदर रहते थे उनके कैटल्स भी, क्रॉप्स भी, एंड वाटर ऑल्सो अवेलेबल देयर बिकॉज ऑफ द वाटर, रेन वाटर जो था वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाता था, तो सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए, चिफिशियंस के लिए अवेलेबल हो जाती थी। जो भी ग्रूव थे, यानी जो बैम्बू ग्रूव्स थे उनके अंदर, क्योंकि जो बैम्बू ग्रूव्स होते थे बहुत लंबे लंबे होते थे और क्लोजली, तो वहाँ पे आउटसाइडर का अंदर पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि ये अंदर रहते थे चीफिशियंस बैम्बू ग्रूव के। एंड हैंस दे कैन नॉट बी सबड्यूड एक्सेप्ट बाय पावरफुल आर्मी। सिर्फ कौन अंदर जा सकता था, सबड्यूड कर सकता था, यानी जिसे कह सकते हैं सबड्यूड होता है टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, यानी सिर्फ कौन कंट्रोल नहीं कर सकता था, कैन नॉट बी कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, बस पावरफुल आर्मीज़ ही इस एरिया को कंट्रोल कर सकती थी। हु एंटरिंग दिस फॉरेस्ट एंड कट डाउन द बैम्बू, अगर उनके पास कुछ स्पेशल हथियार हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उन्होंने तैयार करा है इनको कट करने का, फॉरेस्ट को, बैम्बू फॉरेस्ट को, तो वो कट करके तभी एंट्री कर सकते हैं उसके अंदर, अदरवाइज़ नहीं। तो ये इवन जो बटूता है, इवन बतूता, उन्होंने बताया है जो अफ्रीका से आए थे मोरक्को से, और चिफिशियन जो किस तरीके से समटाइम्स फोर्टिफाई
कर लेते थे माउंटेन्स में या रॉकी एरिया में या रग्ड प्लेसेस पे या बैम्बू ग्रुप्स में, और इस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे और सुल्तान्स का उनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। नेक्स्ट इज़ द हम पढ़ेंगे मंगोल का। तो मंगोल जो है वो किसे कह सकते हैं, एक लार्जेस्ट एम्पायर बनाया था चंगेज़ खान ने अपने टाइम पे। मंगोल को अपने आप में ही एक स्ट्रेंथफुल एम्पायर कहा जाता है। ये मंगोलिया वहाँ की एक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, और उसके नेम पे ये एक लार्जेस्ट एम्पायर है। और उन्होंने जब इन्वेंट करा था ईरान की नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे, वहाँ की जो जिसे कह सकते हैं ट्रांस ऑक्शियाना, ठीक है, जो चंगेज़ खान ने ईरान की ट्रांस ऑक्शियाना पर प्लेस पर उन्होंने कंट्रोल करा। तो 1219 की बात है। तो उसके बाद जो दिल्ली के सल्तनत थी, सुल्तान थे, उनको भी ऐसा लग रहा था कि अब हम भी क्या हैं, डेंजर में ही हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी हमारे ऊपर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक हो सकता है, ऑनस्लॉटेड, यानी बहुत जल्दी ही हम पे भी अटैक होगा, हमारी सल्तनत भी ये फेस करेगी। एंड मंगोल अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल। दोनों के टाइम पीरियड्स पे मंगोल ने बहुत अटैक करे, एंड दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, जिसके चलते दोनों ही जो आर्मी के हम कह सकते हैं, दोनों ही सुल्तान ने अपने एक आर्मी बनाई, उनको आर्मी को इंक्रीज़ करना पड़ा, रखना पड़ा, मजबूत बनाना पड़ा, क्योंकि जो मंगोल से जो चंगेज़ खान आए थे, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहा जाता है कि अपने टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डेंजर्स और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रूलर रहे, और उन्होंने आसपास का एरिया कंट्रोल करते करते दिल्ली में भी अटैक करा, एंड जिसके चलते यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज था हमारे सुल्तान्स के लिए। अब देखते हैं किस तरीके से सुल्तान ने ये सब डील करा, और दोनों ही सुल्तान ने अपने टाइम पीरियड्स में ऐसा क्या क्या करा और दोनों में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, और इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि दोनों के एडमिनिस्ट्रेशंस में क्या प्रोसेस चलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने के टाइम पीरियड में जब दिल्ली में अटैक हुआ था, दिल्ली में अटैक हुआ था, 2 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम्स पीरियड्स लिखे हुए हैं। उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो डिफेंसिव मेज़र लिया, ना कि उन्होंने अटैकर बनकर करा। यानी उन्होंने मंगोल से अपने आप को बचाने के लिए आर्मी रेज करी और एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई, लार्ज आर्मी बनाई कि अपने आप को डिफेंस करना है, ना कि हमें अटैक करना है। बट जो यहाँ के जब सल्तनत पे अटैक हुई थी, मोहम्मद रूलर का जब शासन था, उस टाइम पीरियड पे मंगोल हार गए थे। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करा था किसने, मोहम्मद तुगलक ने। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और इन्होंने एक स्ट्रेंथ आर्मी बनाई, और जिसे कह सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंट था इनके अंदर, और कि हम किसी भी तरीके से मंगोल को कंट्रोल कर लेंगे और करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक रिसोर्सेज उसके लिए अवेलेबल कराने की कोशिश करी, प्लान बनाया कि हम कैसे मंगोल के अंदर जो हम कह सकते हैं द मंगोल्स अंडर द चंगेज़ खान इन्वेडेड, जो वहाँ से वो आए थे, उनकी जो मंगोल की जो प्लेस है वहाँ पे, जो आज के टाइम पे उज़्बेकिस्तान है, तो उस टाइम पे वो क्या है, ट्रांस ऑक्शियाना। तो ट्रांस ऑक्शियाना जो कि ईरान में है, तो मंगोल से आए चंगेज़ खान ने, ठीक है, ईरान की में जो प्लेस है ट्रांस ऑक्शियाना पर क्या करा था, कंट्रोल करा था। तो ये सोच रहे थे मोहम्मद तुगलक के क्यों ना हम ट्रांस ऑक्शियाना को कंट्रोल में ले लें, एंड उसके बाद हम मंगोल पे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, मंगोल आर्मी पे, क्योंकि इन्होंने एक बार मंगोल आर्मी को हरा भी दिया था। एंड ही देयरफॉर रेज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इन्होंने भी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाई। एंड आफ्टर दैट अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन्स नेम सिरी फ्रॉम हिज सोल्जर्स, अपने सोल्जर्स के लिए इन्होंने फोर्ट बनाया, सिरी उसका नाम दिया, गैरिसन टाउन जो सोल्जर वहाँ पे रह सकें, लाइक अ सिरी यानी फोर्ट बनाए। एंड कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन, यहाँ पे भी मोहम्मद तुगलक ने भी
क्या करा, गैरिसन टाउन्स बनाए। बट यहाँ पे बोला है कि ओल्डेस्ट 4 सिटी, 4 दिल्ली की 4 ओल्डर सिटी में से जो दिल्ली एक खुआना था उसको खाली करके उसमें जो रेजिडेंट रहते थे वहाँ पे उनको मूव करा दिया और वहाँ पे सोल्जर्स के लिए गैरिसन्स टाउन बनाए। वहाँ पे उनके लिए प्लेस बनाया कि यहाँ सिर्फ सोल्जर्स रहेंगे, और जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे उन्हें ओल्ड सिटी से कहाँ पे भेज दिया, न्यू कैपिटल बना दी दौलताबाद। तो दौलताबाद इन साउथ में है, जो कि आज प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र है। उस टाइम पे देवगिरी था, उसका नाम चेंज करके दौलताबाद कर लिया। और यहाँ पहली बार ये आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद तुगलक थे जिन्होंने दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करके चेंज करी, न्यू कैपिटल दौलताबाद बना दी, और जो दिल्ली कैपिटल थी वहाँ पे उनको सोल्जर्स को रखा। उसके बाद यहाँ पे है सोल्जर्स को फीड कराने के लिए, फैट कराने के लिए वहीं पे जो फार्मर्स थे गंगा यमुना के पास जो लैंड थी, तो उनसे पीजेंट से 50% फिक्स लेते थे एज अ टैक्स। जो मतलब सुल्तान थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो वो जो टैक्स है इम्पोज बाय, यहाँ पे बोला है कि भाई इम्पोज करा है। तो क्या हो रहा है कि एक ही मतलब अलग अलग उसको देख सकते हैं कि कलेक्ट जो टैक्स है वो लैंड से अलग लिया जा रहा है। गंगा यमुना दुआब पे जो टैक्स है फिक्स कर दिया कि भाई ठीक है, और उससे उनसे अलग से कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। जो उनसे हम कह सकते हैं जो उनकी फील्ड से जो यील्ड प्राप्त हो रही है, पीजेंट जो भी उपज दे रहे हैं, अपना प्रोडक्शन दे रहे हैं, वो ही एज अ टैक्स माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है मोहम्मद तुगलक क्या करते हैं, एक तो वो अपनी आर्मी को फीड कराने के लिए उसी एरिया से 2 टाइम टैक्स कलेक्ट करते हैं। एक तो अपने एक्सपेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपनी सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए टैक्स लेते हैं। दूसरा, सुल्तान क्या करते हैं, ये मोहम्मद तुगलक के आपको अपना जो जिस एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है वो भी एज अ टैक्स आपको अपने प्रोडक्शन का कुछ पार्ट देना पड़ेगा। तो इसमें सेम एरिया में ही जो पीजेंट्स हैं उनको 2 टाइम टैक्स देना पड़ रहा है। डबलिंग उनके ऊपर प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो हमें अपना जो कुछ पार्ट है, पीजेंट्स को कुछ पार्ट अपना फसल का देना है, क्रॉपिंग का देना है, और एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए राजा ने अलग से भी उन पे टैक्स लेवल कर दिया है, लगा दिया है। और वहाँ पे फमाइंस भी पड़े जिसके चलते आगे वो एक और प्रॉब्लम बनी मेजर। तो यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि भाई राजा का एक रॉन्ग डिसीज़न था, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा उनको, क्योंकि पीजेंट्स देंगे कहाँ से, उनके पास कोई जरिया भी तो होना चाहिए इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। कोई इतना अच्छा तो उनकी कंडीशन थी नहीं कि वो दोनों टाइम वो कर लें। तो ये जो चीज़ हो रही है कॉइंसाइड मीन्स सेम टाइम पे जो ये चीज़ें हो रही थी कि 2 टाइम पे टैक्स लगाया जा रहा था। तो ये सिंगल टैक्स है, ये आप लिख सकते हैं। और ये वाला जो है तुगलक ने जो लगाया था, मोहम्मद तुगलक ने, वो 2 टाइम्स टैक्स लगाया था पीजेंट के ऊपर। तो ये 2 अलग अलग डिफरेंसेस हो गए हैं। यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं को जो पे किया जाता था, अलाउद्दीन ने बोला कि हम सैलरी के रूप में पे करेंगे कंपेरेटिवली, रेदर देन हम क्या नहीं देंगे, इक्ताज नहीं देंगे। दैट मीन्स लैंड को का पार्ट जैसे होता है पहले दे दिया करते थे सुल्तान कि आप इसमें रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो और अपनी सैलरी उसमें से कुछ रख सकते हो, और सोल्जर्स को जो रेस्ट ऑफ पार्ट है उनके ऊपर खर्चा कर सकते हो। बट फिर यहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दी कि सैलरी दी जाएगी, इक्ताज नहीं दिया जाएगा, यानी लैंड नहीं दी जाएगी। सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाइज फ्रॉम मर्चेंट्स, और जो सोल्जर्स होते थे ताकि मर्चेंट से जो भी सामान लेते थे तो उनको ये डर रहता था कि मर्चेंट ऊंचे प्राइस पे उनसे ले सकते हैं, सामान दे सकते हैं, जिससे उनको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो ये रोकने के लिए अलाउद्दीन ने कंट्रोल करा प्राइसेस ऑफ गुड। दिल्ली के अंदर प्राइस फिक्स कर दिए, बहुत सुपरवाइज करा ध्यान से कि कोई मर्चेंट अपनी मनमानी से सेल ना करे अपने प्राइस पे, जो प्रिस्क्राइब रेट्स है उसी पे करे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको पनिश दी जाएगी।
और ऐसे मोहम्मद तुगलक ने जस्ट इसका अपोजिट करा कि सोल्जर्स को पेड तो उन्होंने भी करा, सैलरी कैश में दी, इन्होंने भी कैश में दी, बट यहाँ उन्होंने प्राइस को कंट्रोल नहीं करा, उन्होंने टोकन करेंसी चला दी। जैसे कि आज के टाइम पे करेंसी है तो चीप मेटल, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, चीप मेटल की कॉइन चला दी। अब यहाँ पे एक ये है कि लोग बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर तो बचा के रखना शुरू कर दिया और टैक्स के रूप में जो ये टोकन करेंसी थी वो देना शुरू कर दिया, और कई बार वो काउंटर फिटेड भी होती थी, यानी जिसे कह सकते हैं नकली करेंसी। तो अब लोग ये जो यूज़ कर रहे थे इससे राजा को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास तो ये चीप करेंसी आ रही है, चीप मेटल की आ रही है, उसका वो करेंगे क्या। तो ये सारा जो सिस्टम था उनका फेलियर प्रूफ हुआ यहाँ पे। और बहुत सारे उन्होंने जो भी डिसीज़न लिए मोस्टली, जैसे कि कैपिटल शिफ्ट करना या फिर और अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग कराने के लिए टैक्स बढ़ा देना किसानों के ऊपर या करेंसी, ये सारा उनका फेलियर मतलब प्रूफ होते हैं। एंड अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेशन मेजर आर क्वाइट सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल रहते हैं। क्रॉनिकल्स बताते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं कि अपने टाइम पीरियड में जिस तरीके से उन्हें प्राइस सस्ते रखा और इफ़िशिएंट सप्लाई रखी गुड्स की इन द मार्केट में, किसी चीज़ की सामान की कमी ना हो, ये उनके लिए एक सक्सेस का पार्ट रहा। एंड सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मुग़ल इन्वेजन, और बहुत सावधानी से बहुत सक्सेसफुली मंगोल इन्वेजन का जो खतरा था उसका सामना करने के लिए खड़े रहे, अटैकर बन के नहीं, डिफेंसिव बन के, बट स्ट्रॉन्ग उन्होंने कोशिश करी। और यहाँ पे है मोहम्मद तुगलक ने फेलियर रहा उनका, जो कैंपेन चलाया था कश्मीर में कि भाई हमें वहाँ कंट्रोल करना है, तो वो एक डिजास्टर में चेंज हुआ। गेवअप जो उन्होंने प्लान बनाया था इन्वेंट करने के लिए ट्रांसऑक्शियाना में वो नहीं हो पाया, और डिसबैंड हिज लार्ज आर्मी, अपनी जो आर्मी बनाई थी उसको भी उन्होंने भंग कर दिया, यानी कह सकते हैं कि वो भी सेपरेट सी हो गई। और अगर कोई चीज़ आप करना चाहते हो, प्लान बना रहे हो और किसी न किसी वजह से आप उसको नहीं कर पाते हैं तो बहुत लॉस होता है, क्योंकि सोल्जर्स को मेंटेन करना, टैक्स लगाया था और उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज हैं जो वो वेस्ट होते हैं। और प्रेजेंट टाइम पे जो वहाँ पॉपुलेशन है या लोग हैं उनको क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो ये जो सिचुएशन चल रही थी वहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन बनी हुई थी। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने किस तरीके से दौलताबाद को शिफ्ट किया था, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटेड थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि हमारे साथ बिना मतलब कि हमें अब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को अपना लाइफ, अपना प्लेस छोड़ के जाना पड़ा, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और वहाँ पे उन्होंने क्या करा, कुछ टैक्सेस जब लगा दिए थे, फेमाइंस, गंगा यमुना की जो बेल्ट है वहाँ पे फेमाइंस पड़ा था, अकाल पड़ गया था, क्योंकि अगर आप फूड कंटिन्यू सोल्जर्स के लिए ले रहे हो तो वहाँ के खुद के सोल्जर्स के लिए कम पड़ जाएगा वो जो फूड है। एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग रेविलियंस बन चुके थे, विद्रोह कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का जो मोहम्मद तुगलक लगातार करे जा रहा था। और टोकन करेंसी का तो बहुत ही ज़्यादा विरोध किया, जिसकी वजह से उसको कैंसिल करना पड़ा। और ये उनका एक कह सकते हैं कि ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा। तो जिस तरीके से ये सारी सिचुएशन चल रही थी, जैसे कि सेना को डिसबैंड कर देना, जिस तरीके से उन्होंने आर्मी बनाई फिर उनको उस आर्मी को डिसबैंड कर दो, या फिर जो भी ये सब फेलियर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थोड़ा सा वीक रहा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक पॉइंट बताए हैं उनके प्लस पॉइंट में कि मोहम्मद तुगलक का फेलियर तो हमें याद है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत अगर हम देखें, जो दिल्ली सुल्तान रहे हैं, जो उनमें से ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने मंगोल को कैप्चर करने के लिए, उनकी टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए प्लान बनाया
और अटैक करा और एक अटैकर के रूप में आए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी डिफेंसिव के रूप में आए थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के रूप में। मोहम्मद तुगलक मेजर्स वर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल। तो टू थिंक ऑफ अ न्यू आइडिया और प्लान, कंसीव यानी सोचना। तो मोहम्मद तुगलक एक ऐसे सुल्तान रहे जिन्होंने थिंक किया, न्यू आइडिया लिया कि किस तरीके से जो मिलिट्री है उसे क्या करना है, मतलब अगेंस्ट टू द जो मंगोल है उनके अगेंस्ट में एक मिलिट्री जो है वो स्टार्ट करी। तो ये सारा जो पूरा देखा हमने, दोनों में डिफरेंस देखा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।